स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की क्लास मेरे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने वेरी रिसेंटली अपना चैप्टर स्टार्ट करा था एग्जीक्यूटिव एंड आधा चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे कोई भी न्यू स्टूडेंट है और अगर वो सोच रहा है कि ठीक है पार्ट 2 तो दिख गया, पार्ट 1 कहाँ पर है, तो इसी चैनल पे वीडियोस वाले सेक्शन में आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 भी दिख जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पूरे साल इस चैनल पर ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है। चलो तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। एग्जीक्यूटिव चैप्टर आज हमें खत्म करना है। तो पहला टॉपिक है आज का हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट के बारे में तो सब कुछ हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो एक बार हम वाइस प्रेसिडेंट को चुन लेते हैं तो वो सिस्टम में 5 साल के लिए रहते हैं एंड इलेक्शन का मेथड वैसा ही रहता है जैसे हम प्रेसिडेंट को चुनते हैं, बस एक फर्क रहता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के लोग भी वोट देते हैं, पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर के लोग वोट नहीं देते। तो ये फर्क याद रखना कि वैसे तो सेम ही रहता है इलेक्शन, पर स्टेट लेजिस्लेचर के लोग वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते। अब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं क्या, हटा सकते हैं क्या? तो हाँ, कैसे हटाते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो रेजोल्यूशन आता है राज्यसभा में। तो अगर राज्यसभा में मेजॉरिटी लोग बोल दें कि हाँ हमें तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, और फिर उस चीज को लोकसभा भी कंफर्म कर दें कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है वाइस प्रेसिडेंट को हटा देते हैं, तो ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग हटा सकते हैं। और कुछ चीजें समझते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बन जाए तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट का एक और इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर कभी प्रेसिडेंट की सीट खाली पड़ जाए, मान लो कि प्रेसिडेंट जो है उनकी डेथ हो गई, या मान लो प्रेसिडेंट को हटा दिया, या मान लो प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, तो ऐसे में क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह लेते हैं सिर्फ तब तक जब तक नए प्रेसिडेंट को हम लोग फिर से इलेक्ट ना कर ले। क्या ऐसा इंडिया में कभी हो रखा है? बिल्कुल हो रखा है। एक एग्जाम्पल को देखते हैं। तो बीडी जत्ती जो थे ये बीच में हमारे प्रेसिडेंट थे, कब? जब फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हो गई थी। तो जब फखरुद्दीन अली अहमद हमारे प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ हो जाती है, तो बीच में क्या होता है, तब के वाइस प्रेसिडेंट कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, तो ऐसा इंडिया में हो रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अभी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट था वो बता दिया मैंने। अब हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपको पता है, आप इस तरीके से बहुत ही आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हो कि जो टॉप रैंकिंग मिनिस्टर्स हैं उनका मतलब एक ग्रुप। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है इंडिया में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को हम अपने कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर मानते हैं, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी हेड होते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमारे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या रहता है, प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा में हमेशा मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो लोकसभा को हमेशा प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट में होना चाहिए। अगर कभी ऐसा नहीं होगा, अगर कल को मान लो हमारे लोकसभा में मेजॉरिटी लोग ये बोल दें कि हम तो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट ही नहीं करते, तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर को हटना पड़ता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन बोला जाता है इसे।
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइम मिनिस्टर के पास हमेशा लोकसभा में मेजॉरिटी रहे। काफी सालों से तो हमारे इंडिया में क्या था, कांग्रेस का डोमिनेशन चल रहा था। आजादी मिलने के बाद स्टार्टिंग के कुछ इयर्स में कांग्रेस ही बार बार जीत रही थी और बहुत बढ़िया तरीके से जीत रही थी। तो उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर्स हमारे बनते थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी, इनको कभी ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी कि शायद लोकसभा में मुझे मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। पर ये सारी चीजें 1989 तक आते आते बदल जाती हैं। 1989 में हमारे कंट्री में कोएलिशन का ट्रेंड स्टार्ट होता है। कोएलिशन यानी गठबंधन। तो कोएलिशन का ट्रेंड चालू होता है और कोएलिशन में क्या होता है, अलग अलग पार्टीज साथ में मिलकर काम करती हैं। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि लोकसभा में मुझे तो मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपको बताया जा रहा है कि एक बार कोई इंसान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन रहेगा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर का और क्या काम होता है, प्राइम मिनिस्टर अलग अलग मिनिस्टर को रैंक प्रोवाइड करते हैं और प्राइम मिनिस्टर अलग अलग मिनिस्टर को पोर्टफोलियो देते हैं। पोर्टफोलियो मतलब ये डिसाइड करते हैं कि वो मिनिस्टर कौन से मिनिस्ट्री को संभालेगा। ठीक है, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है ना, तो कौन सा मिनिस्टर कौन से मिनिस्ट्री को संभालेगा, ये सारी चीजें हमारे प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। सीनियरिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग मिनिस्टर्स को अलग अलग रैंक देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग रैंक क्या होती है मिनिस्टर की, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर डेप्यूटी मिनिस्टर। तो डिपेंडिंग ऑन एक मिनिस्टर कितने सीनियर हैं, उनको ऐसे अलग अलग रैंक दे दी जाती है। सेम टाइप का सिस्टम हमारे स्टेट लेवल पर भी चलता है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर की जगह कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हें बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपको पार्लियामेंट का मेंबर होना होगा। और अगर कोई मिनिस्टर बन जाए या फिर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए और मान लो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, एमपी नहीं है, तो ऐसे में आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर उस पर्सन को पार्लियामेंट का मेंबर बनना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हें बताया जा रहा है कि जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, ये तो एग्जीक्यूटिव चैप्टर है, इसके बाद जब तुम लेजिस्लेचर चैप्टर पढ़ोगे मेरे साथ, तब तुम्हें थोड़ा इन डिटेल बताया जाएगा कि पार्लियामेंट के लोग एग्जीक्यूटिव के ऊपर कैसे एक कंट्रोल बनाए रखते हैं। ठीक है, तो तुम्हें बताया जा रहा है कि हमारी इंडिया का जो सिस्टम है ना, उसका सबसे यूनिक फीचर यही है कि पार्लियामेंट के लोग एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके ऊपर नजर रख सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर इंडिया में हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगा देते तो क्या होता, एग्जीक्यूटिव को कोई मॉनिटर करने वाला नहीं होता। पर हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट के लोग एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक सुपरविजन रख सकते हैं। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको जवाब देते हैं, ये किसके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, तो ये किसको आंसरेबल होते हैं, तो दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, इनको लोकसभा को जवाब देना पड़ता है। इसका ये भी मतलब है कि अगर किसी मिनिस्टर ने लोकसभा में कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो उस मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब लोकसभा में अगर ज्यादातर लोग किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ बोल देते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है इस मिनिस्ट्री के ऊपर, तो ऐसे में उस मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अच्छा, लोकसभा कुछ हद तक एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं, इनको ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है ये समझते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब है कि अगर कल को किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत सारे मिनिस्टर का ग्रुप है ना, अगर एक मिनिस्टर के खिलाफ भी पार्लियामेंट में बोल दिया जाता है कि इसके ऊपर हमें विश्वास नहीं है, इसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऐसे में पूरे मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ जाता है, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ जाता है।
एक और मतलब है इसका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कैबिनेट में जितने मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनको टीम वर्क के साथ काम करना होता है। तो कैबिनेट में अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो या तो आपको उस डिसीजन को मानना पड़ेगा, और अगर आपको लगता है कि कैबिनेट के मिनिस्टर्स गलत डिसीजन ले रहे हैं तो आपको रिजाइन करना होगा। आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम लोग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि आप लोग टीममेट्स हो। ठीक है, तो ये मतलब होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो चीजें याद रखेंगे हम। एक चीज क्या है कि अगर एक भी मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना होगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप कैबिनेट मिनिस्टर के पार्ट हो तो आप अपने मिनिस्टर्स के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों की थिंकिंग मैच नहीं हो रही तो आप रिजाइन कर सकते हो, वरना आपको उन्हें सपोर्ट ही करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि हमारे इंडिया के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथ होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती ही तब है जब पहले प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। अगर कल को प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दें या अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए तो ऑटोमेटिकली उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो हट जाती है, और नया मतलब फिर नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं और फिर वो नई अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए या अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे तो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली हट जाएगी। और क्या काम होता है प्राइम मिनिस्टर का? प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कनेक्टेड रखते हैं कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, इसी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन हमारे इंडिया में द लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट है। लिंचपिन मतलब पूरे सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो जब हम किसी के लिए ये शब्द यूज करते हैं इंग्लिश में कि तुम तो यार लिंचपिन हो ऑर्गेनाइजेशन के, तो इसका मतलब होता है कि तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सिस्टम में, एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट में लिंचपिन की तरह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताती हूं। तो एक फंक्शन जो होता है प्राइम मिनिस्टर का, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहता है प्राइम मिनिस्टर का, वो ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर को हर एक चीज प्रेसिडेंट तक कम्युनिकेट करनी है। हमने प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में भी पढ़ा था ना कि अगर प्रेसिडेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए और अगर प्रेसिडेंट ने वो इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर से मांगी है तो प्राइम मिनिस्टर को वो इंफॉर्मेशन देनी ही देनी पड़ती है। ठीक है, तो एक काम तो प्राइम मिनिस्टर का क्या होता है, सारी चीजें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी जो सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो सारी चीजें प्रेसिडेंट को बताना, ये काम हमारे प्राइम मिनिस्टर का होता है। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट में जब भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं या कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी बन रही होती है तो प्राइम मिनिस्टर इन सारे डिसीजंस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पावर्स में क्या क्या आ जाता है। पॉइंट 1, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। पॉइंट 2, लोकसभा के लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेटिक मशीन को कमांड करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी के ऊपर अभी आएगा पूरा टॉपिक, तो टेंशन मत लो। कमांड ओवर ब्यूरोक्रेटिक मशीन का मतलब है कि हमारे इंडिया में जो सिविल सर्विसेज में है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, इन सबको भी कमांड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। मीडिया का एक्सेस होता है इनके पास। ठीक है, ये मीडिया का यूज कर सकते हैं। इलेक्शन के दौरान ये अपनी पर्सनालिटी, ठीक है, इलेक्शन के दौरान कैंपेनिंग वगैरह होती है ना, तो इलेक्शन के दौरान ये अपनी पर्सनालिटी के थ्रू जनता के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। और जब भी प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर जाते हैं या किसी फॉरेन विजिट पे जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के लीडर की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे नेशनल लीडर की तरह अपने आप को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं
कि अभी तक तो तुम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारी पावर्स हैं, है ना, बहुत बढ़िया पावर है प्राइम मिनिस्टर की। पर एक चीज ध्यान रखना, एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर कितने पावरफुल हैं ये उस टाइम के पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं जवाहरलाल नेहरू जी की बात करूं, तो जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस टाइम पे कांग्रेस का डोमिनेंस था, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी, कोई और पार्टी ज्यादा सीटें जीत भी नहीं पाती थी पार्लियामेंट में, ठीक है। तो उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू के पास बहुत ज्यादा मेजोरिटी थी, तो जवाहरलाल नेहरू के पास पावर भी बहुत ज्यादा थी। पर कुछ टाइम के बाद इंडिया में पॉलिटिक्स का ट्रेंड चेंज हुआ, है ना, कुछ टाइम के बाद मतलब 1989 तक आते आते कोएलिशन, गठबंधन का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है हमारे इंडिया में। तो उस टाइम पर जितने प्राइम मिनिस्टर्स बने थे वो नेहरू जी जितने पावरफुल नहीं थे, क्योंकि कोएलिशन में क्या होता है, दो तीन पार्टी साथ में मिलके काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक लीडर अपनी मनमर्जी चला सकता है, उस लीडर को कुछ भी करने से पहले बाकी कोएलिशन के पार्टीज से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोएलिशन के टाइम पर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर की जो पावर्स हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ, कोएलिशन से जब गवर्नमेंट बनती है तो प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से किसी भी मिनिस्टर को चुनकर किसी भी काम पर नहीं डाल सकते, है ना, उन्हें अपने टीममेट से बात करनी होगी। तो ये भी एक एग्जांपल है कि कैसे कोएलिशन के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर की पावर कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, कोएलिशन के टाइम पर अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई पॉलिसी बनानी है, कोई प्रोग्राम लेकर आना है, तो भी वो ये डिसीजन अलग नहीं ले सकते, अकेले नहीं ले सकते, उन्हें अपने कोएलिशन में जो भी अलग अलग पार्टीज हैं उन सब से बातचीत करनी होगी, उन सब के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर पॉलिटिकल सिस्टम में उस टाइम पर ऐसा चल रहा है कि एक ही पार्टी अकेले मचा रही है, तब प्राइम मिनिस्टर के हाथ में बहुत सारी पावर होती है। पर अगर कोएलिशन का टाइम पीरियड चल रहा होता है तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में कंपैरेटिवली उतनी ज्यादा पावर नहीं होती। स्टेट लेवल में अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल में भी लगभग सेम मशीनरी रहती है, ठीक है। अभी हमने एग्जीक्यूटिव्स में पढ़ा भी था पहले पार्ट में कि क्या रहता है, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर रहते हैं। तो स्टेट लेवल पर भी मतलब सिमिलर मशीनरी रहती है, पर हाँ स्टेट लेवल में गवर्नर होते हैं हमारे, और इस गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को मिनिस्टर्स एडवाइस देते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की तरह स्टेट लेवल पर कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। पर स्टेट लेवल पे जैसे हमने डिस्कस करा था ना, प्रेसिडेंट के पास थोड़ी डिस्क्रिशनरी स्पेशल पावर्स होती है, तो वैसे ही स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास भी थोड़ी ज्यादा स्पेशल पावर्स, डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है। पर मेनली जो चीजें हमने सेंट्रल लेवल पर पढ़ी उसी प्रिंसिपल पे स्टेट लेवल का भी एग्जीक्यूटिव का सिस्टम काम करता है, ठीक है। चलो, तो यहां तक तो क्लियर है सबको, आई होप कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कूल है, सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, और ये आप लोगों का लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का, तो अच्छे से सुनना, ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी ये क्या होता है समझते हैं। तो मिनिस्टर लोग जो भी डिसीजन लेते हैं, इस डिसीजन को एक्चुअल लाइफ में सोसाइटी में इंप्लीमेंट कौन करता है, हमारी ब्यूरोक्रेसी करती है। ब्यूरोक्रेसी में क्या आ जाता है, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि दीदी हमारा सपना है आईएएस बनना, आईपीएस बनना, आईएफएस बनना, तो ये सारे पोजीशंस हमारे इंडिया के ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है। तो हमारे अगर हम इंडिया में एग्जीक्यूटिव ऑर्गन की बात करें, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में क्या क्या आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, प्रेसिडेंट आ जाते हैं, बहुत और भी सारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं, और हमारी ब्यूरोक्रेसी की मशीनरी मतलब ये सिविल सर्वेंट्स जो भी होते हैं वो सब भी एग्जीक्यूटिव के कैटेगरी में आते हैं, ताकि हम इन लोगों में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन सारे पोजीशंस में और मिलिट्री के पोजीशंस में फर्क कर पाए, तो हम इन पोजीशंस को सिविल सर्विस कहते हैं, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा ना यूपीएससी, सीएससी, सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है। तो सिविल सर्विस बोला जाता है इस टाइप के पोजीशंस को, एंड सिविल सर्विस में जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो वेल ट्रेन्ड होते हैं,
बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं और इन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। चैप्टर के शुरुआत में हमने पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव दो टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो मतलब ये मिनिस्टर टाइप के लोग, परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब आईएएस टाइप के लोग जो सिस्टम में परमानेंट होते हैं। मिनिस्टर लोगों के साथ क्या होता है, कल को क्या पता ये लोग इलेक्शन हार जाएं और सिस्टम से बाहर हो जाएं, पर आईएएस लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। एक बार एग्जाम क्लियर करके ट्रेनिंग करके आप सिस्टम में आ गए तो आपको कोई मतलब इतनी जल्दी हटा नहीं सकता, तो इन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स बोला जाता है। ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, मिनिस्टर की हेल्प करते हैं पॉलिसीज वगैरह बनाने में और एक्चुअल लाइफ में उनके डिसीजन को सोसाइटी में इंप्लीमेंट करते हैं। लेजिस्लेचर में जो भी पॉलिसी बन रही है, पार्लियामेंट में जो भी पॉलिसी बन रही है, उन पॉलिसीज के खिलाफ काम नहीं कर सकते हमारे सिविल सर्विस के ऑफिसर्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है, मिनिस्टर्स जो भी बोल रहे हैं उनको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट हमने इस सिस्टम को, सिविल सर्विस के सिस्टम को अकाउंटेबल भी बना रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिविल सर्वेंट्स अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, हमने अकाउंटेबिलिटी भी रख रखा है इस सिस्टम में। नेक्स्ट, हमेशा एक ब्यूरोक्रेट से, हमेशा एक सिविल सर्विस के ऑफिसर से ये उम्मीद रखी जाती है कि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहेंगे। पॉलिटिकली न्यूट्रल रहने का क्या मतलब है, उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बीजेपी रूलिंग पार्टी है या कांग्रेस रूलिंग पार्टी है, उनको जो काम दिया है उनको वो करना होता है। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना सिविल सर्वेंट्स का काम नहीं होता। पॉलिटिकल पोजीशन लेना कि नहीं यार हम तो बीजेपी की साइड हैं या नहीं यार हम तो कांग्रेस की साइड हैं, ऐसे सोचना भी सिविल सर्वेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता है। अक्सर क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी चल रही है, ठीक है, अगले इलेक्शन में मान लो कांग्रेस आ गई, ठीक है, और कांग्रेस ने आते के साथ क्या बोल दिया कि बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं वो सारी गलत हैं, हम तो अपनी नई पॉलिसीज बनाएंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ऐसे में आईएएस ऑफिसर ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मुझे तो बीजेपी ज्यादा पसंद है, मैं तो उन्हीं के पॉलिसीज को फॉलो करूंगा। अगर गवर्नमेंट बदल रही है, पॉलिटिकल पार्टी बदल रही है, पॉलिसीज बदल रही हैं, तो जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको भी साथ साथ अपने आप को बदलना होगा, उनको भी इम्प्लीमेंटेशन बदलना होगा। तो पॉलिटिकली ये कोई नजरिया नहीं रख सकते कि यार मुझे तो बीजेपी पसंद है या मुझे तो कांग्रेस पसंद है, मैं तो कांग्रेस की बात मानूंगा, बीजेपी की बात मैं नहीं मानूंगा। ऐसे सोचना हमारे ऑफिसर्स को अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं कि इंडिया में आज जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है वो काफी हद तक एक कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम है। जब हम कहते हैं कि हमारे इंडिया में ब्यूरोक्रेसी है तो आप हमारे ब्यूरोक्रेसी को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हो। एक तो होता है ऑल इंडिया सर्विस, मतलब पूरे इंडिया का सर्विस। एक होता है स्टेट सर्विस, मतलब स्टेट लेवल पर सर्विस। एक होता है लोकल गवर्नमेंट लेवल पर सर्विस। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कुछ टेक्निकल और मैनेजमेंट में स्टाफ लगता है, लोग लगते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को चलाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो लीडर्स थे, जो संविधान बना रहे थे, उनको पता था कि ब्यूरोक्रेट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे कंट्री के ब्यूरोक्रेट्स एकदम टॉप लेवल के होने चाहिए, ये हमारे उन लीडर्स को पता था जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि सिविल सर्विसेज में ना कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि मान लो प्राइम मिनिस्टर को कोई आदमी अच्छा लगता है और प्राइम मिनिस्टर ने बोला इसी को आईएएस बनाएंगे, ये सारी चीजें ब्यूरोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हमने एक कमीशन बनाई, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यूपीएससी का काम होता है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है और जो भी उस एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर लाते हैं, इंटरव्यू वगैरह क्लियर करते हैं, उनको हम लोग सिविल सर्विस में ऑफिसर बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टेट लेवल पर भी होता है, यूपीएससी सेंट्रल लेवल पर करती है, स्टेट लेवल पर भी अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं जो स्टेट लेवल पर भी लोगों को, ऑफिशियल्स को लेते हैं। अगर हमें किसी मान लो आईएएस या किसी भी ऑफिशियल को निकालना हुआ सिस्टम के बाहर, तो क्या प्रोसीजर रहता है, सुप्रीम कोर्ट में जो कोई जज होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस इंक्वायरी कराने बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस डिसाइड करते हैं कि ऑफिसर को बाहर करना है या क्या एक्शन लिया जाए।
ठीक है, तो वैसे तो देखो मेरिट रिक्वायरमेंट होता है आईएएस ऑफिसर या यूपीएससी को क्लियर करने के लिए। मेरिट मतलब अगर तुम में टैलेंट है, तुम एग्जाम क्लियर कर पा रहे हो, इंटरव्यू क्लियर कर पा रहे हो, प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर पा रहे हो, तो ही तुम्हें सिविल सर्विसेज में ऑफिसर बनाया जाता है। पर हमने अपने सिस्टम में क्या कर रखा है, हमने अपने सिस्टम में कुछ कम्युनिटीज को एंकरेज करने के लिए रिजर्वेशन का सिस्टम डाल रखा है। तो आप लोगों को पता भी होगा कि हमारे संविधान के हिसाब से यूपीएससी जैसे एग्जाम में हम दलित और आदिवासी को रिजर्वेशन देते हैं, उनको एंकरेज करने के लिए। सिमिलरली विमेन और ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन दिया जाता है। ये प्रोविजन हमने डाला क्यों है, रिजर्वेशन जैसी चीजें हमने स्टार्ट क्यों करी है, ताकि इंडिया में इक्वालिटी रहे, ठीक है, ताकि हमारे ब्यूरोक्रेसी में इक्वालिटी रहे, इसीलिए हम रिजर्वेशन लेकर आए हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज में जो लोग होते हैं उनको आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हो। एक होता है ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस में आ जाते हैं हमारे आईएएस और आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। सेंट्रल सर्विस, सेंट्रल सर्विस में कौन आ जाता है, आईएफएस और आईसीएस, इंडियन कस्टम सर्विस। और स्टेट सर्विस, स्टेट सर्विस में कौन आ जाता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो ऐसे 3 कैटेगरी में आप हमारे सिविल सर्विसेज को बांट सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर कोई यूपीएससी का एग्जाम देकर आईएएस बन जाता है या फिर आईपीएस बन जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फिर इंडियन पुलिस सर्विस में चले जाते हैं, तो वो हमारे ब्यूरोक्रेसी के ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी में आईएएस एंड आईपीएस की बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप लोगों ने ये सुना होगा ना, कलेक्टर, कलेक्टर बहुत ज्यादा सुना होगा आपने। तो जो कलेक्टर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो डिस्ट्रिक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते हैं एंड आईएएस ऑफिसर ही कलेक्टर होते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट को पूरा संभालते हैं, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, पर इन्हें स्टेट लेवल पे काम कराया जाता है। मतलब आईएएस और आईपीएस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने चुना और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें बोल दिया कि भाई तुम केरला में जाकर अपना काम करो, केरला के इस डिस्ट्रिक्ट में जाकर तुम अपना काम करो। तो आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स ऐसे लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, पर उन्हें अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर किसी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा ना, तो भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक एक्शन ले सकती है, ठीक है। तो इससे तुम्हें एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का एक रिलेशन समझ आ रहा होगा कि स्टेट में जो आईएएस आईपीएस रहते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरवाइज कर सकती है हमारे स्टेट गवर्नमेंट को। पर खैर तुम्हें इन डिटेल घुसने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एक चैप्टर आएगा फेडरलिज्म, उसमें तुम्हें ये सारी चीजें इन डिटेल समझा दी जाएंगी, ठीक है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का पूरा सिस्टम है, आईएएस आईपीएस, ये जो पूरा हमारा सिस्टम बना है, ये सिस्टम हमने ये सोचकर बनाया था कि हमारे ऑफिसर्स इंडिया में खूब ज्यादा तरक्की करेंगे, लोगों को बहुत खुश रखेंगे, सोसाइटी में वेलफेयर होगा। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो आम लोग होते हैं वो आईएएस आईपीएस इन लोगों से डरते बहुत ज्यादा हैं एंड उनको अप्रोच भी नहीं कर पाते, ठीक है। जो भी ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं आईएएस आईपीएस, इनका पर्पस क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करना। पर अक्सर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वही उनको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, ठीक है। अगर कोई आईएएस आईपीएस बन जाता है तो वो अपने आप को बहुत पावरफुल मानते हैं, सबको नीचा दिखाते हैं, बिल्कुल मतलब ऐसे रहते हैं कि कोई उन्हें अप्रोच करके समझा भी नहीं पाएगा कि सर मैम हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये दिक्कत है, प्लीज सुलझा दो, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, लोग इन्हें अप्रोच ही नहीं कर पाते, लोग मतलब ये इतना अपने आप को पावरफुल तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि आईएएस आईपीएस का तो काम ही ये है कि वो एक जगह का डेवलपमेंट करे, पर ये लोग क्या है, ये इनसेंसिटिव है, इन्हें लोगों की टेंशन ही नहीं है, ठीक है। ये लोगों की दिक्कतें नहीं सुनते, लोगों के डिमांड्स नहीं सुनते, ये इनसेंसिटिव लोग हैं, अक्सर लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और दिक्कत क्या है, हमने बोल तो रखा है
कि ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली होता है। अक्सर क्या होता है, अगर एक आईएएस ऑफिसर अच्छा भी करना चाहे ना, तो कभी कभी उनके ऊपर पॉलिटिशियंस का बहुत प्रेशर होता है कि नहीं यही करो वही करो, तो इस वजह से वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स जिनको पॉलिटिकली कोई साइड लेनी नहीं चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, वो पॉलिटिकली साइड्स लेने लग जाते हैं, वो पॉलिटिक्स में घुसने लग जाते हैं। तो ये सब गलत है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई प्रोविजन होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई रूल होना चाहिए जिससे हम अपने सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्ट कर पाए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, ठीक है। काफी सारे लोग ये कंप्लेन भी करते हैं कि ऐसा भी कोई रूल लाओ जिसके थ्रू आईएएस ऑफिसर्स थोड़े और अकाउंटेबल हो जाएं, हम उनसे पूछ पाए कि यार डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। उनकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोई प्रोविजन लेकर आओ, ठीक है। अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि चलो कि अब तो राइट टू इंफॉर्मेशन आ गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू ब्यूरोक्रेसी थोड़ी और ट्रांसपेरेंट हो सकती है, हम ब्यूरोक्रेसी से थोड़ा सवाल जवाब कर सकते हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन से लोगों को उम्मीदें हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन से ब्यूरोक्रेसी अब थोड़ी ठीक हो जाएगी, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ अब कन्फेटी टाइम है, क्योंकि फाइनली हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। तो वेरी गुड स्टूडेंट्स, तुम लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास में बने रहे और एक और लंबा चैप्टर तुम लोगों ने फिनिश कर दिया है। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, पैट योर बैक, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले सेशन में यानी पार्ट 1 में मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर और किसने फास्टेस्ट आंसर दिया वो भी देखेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ब्रांच का क्या काम रहता है। टू अडॉप्ट लॉज एंड पॉलिसीज, ठीक है, ये नहीं है। टू इंटरप्रेट लॉज एंड पॉलिसीज, ये भी नहीं है। टू इम्प्लीमेंट लॉज एंड पॉलिसीज, ये सही है, ठीक है। लॉज एंड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना हमारे एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है। तो किस किसने राइट आंसर दिया ये देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया है, पर जिन्होंने फास्टेस्ट राइट आंसर दिया मैं उनके नाम आज के क्लास में लेकर आई हूं। अन्वेषा, ओम प्रकाश और संधिष्ठा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ संध्या, वेदिका, अच्छा ये सनम सोनम जो भी नाम है, वेरी गुड। और जेम्स, ठीक है, जेम्स व्लॉग्स, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत जल्दी आंसर करा है। सारे बच्चे जल्दी जल्दी क्लैपिंग कर दो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप भी चाहते हो कि नेक्स्ट क्लास में आपके लिए क्लैपिंग हो तो टेंशन मत लो, मैं आप लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन लेकर आई हूं। जिसको भी आंसर पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट और मोनार्क इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट या फिर मोनार्क, राजा का क्या रोल होता है, क्या काम होता है। ऑप्शन ए, दे wield effective power. ऑप्शन बी, दे आर हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ऑप्शन सी, दे हैव अ सेरिमोनियल रोल. या फिर ऑप्शन डी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। जिसको भी आंसर पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। तो ये तो थी आपकी रिकॉर्डेड क्लास। अगर आप कभी मेरे फ्री लाइव क्लासेस में आना चाहते हो तो आप वो भी बिल्कुल आ सकते हो। इन फ्री लाइव क्लासेस का लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो वहां पर भी जब भी क्लास होती है मैं आपको लिंक भेजती हूँ। इन फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा और कोड है आपका अनुष्या, ANUSHYA। इसके अलावा आप ही लोगों के डिमांड पर हमने डेडिकेटेड ह्यूमैनिटीज का बैच स्टार्ट करा था। क्लास 11th के बैच का नाम है इंसेप्शन बैच। तो अगर आप इन डिटेल ह्यूमैनिटीज की तैयारी करना चाहते हो, एग्जाम में मचाना चाहते हो, एवरेज से ऊपर उठना चाहते हो, तो बिना सोचे समझे जल्दी से हमारे उस बैच को ज्वाइन कर लो। एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ उस बैच को ज्वाइन करने के लिए मेरा नाम ही काफी है, आपको एक कोड यूज करना है अनुष्या, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी के किसी भी बैच को ज्वाइन कर पाओ। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है तो इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी। इससे पुराने जो चैप्टर्स हैं उनके नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम में है, आप चेक करना। टेलीग्राम के फाइल वाले सेक्शन में जाकर आपको
मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल भी सब लोग ज्वाइन कर लेना। चलो बच्चों, तो मेनली मुझे आप लोगों को आज इतना ही बताना था। एक और चैप्टर फिनिश हो गया। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नेक्स्ट चैप्टर आपको अब मेरे साथ कौन सा स्टार्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो एंड इस वीडियो को अपने सारे ह्यूमैनिटीज के क्लासमेट्स के साथ शेयर करो एंड ऑफ कोर्स शो सम लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।